Hello dear students, how are you? Myself Dr. P.S. Parihar. You are welcomed in अपनी शिक्षा। चैप्टर कंपटीशन और एकेडमिक दोनों के लिए बैकबोन साबित होता है। इट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन चैप्टर का बता दिया ना, अब टॉपिक को देखेंगे तो उसका एक टॉपिक है VBT, बैलेंस बॉन्ड थियरी। अब तुरंत आपके माइंड में आ गया बैलेंस बॉन्ड थियरी। क्या है बैलेंस बॉन्ड थियरी? और बैलेंस बॉन्ड थियरी से सहायता से हम किसी कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज की हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, ज्योमेट्री और ये पता करते हैं कोई इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स है या आउटर स्पिन। ओके, तो लेट अस डिस्कस इट्स सॉल्यूशन। जब ये समरी पता चल गई तो इसको सॉल्व करना इट बिकम्स मोस्ट इजी। और कैसे? देखिए, कंपाउंड डियर स्टूडेंट, यहां पे क्या है? कंपाउंड है हमारा कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज जिसको बोलते हैं, और दिस कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज NiCl6 -2 चार्ज, NiCl6 -2 चार्ज। तो देखिए यहां पर यह है क्या? देखिए पहला Ni इधर लिख दे रहे, NiCl6 -2 चार्ज। सबसे पहले बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और दिस इज निकिल इज द सेंटर मेटल एटम। इससे कितने 6 Cl एटम्स आर अटैच्ड विद निकल। तो 6 Cl एटम अटैच है इंडिविजुअली, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गई? इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज कंसीडर्ड टू बी 6। और डियर स्टूडेंट, ये जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6, देयरफॉर इसका हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी क्या होगा? sp3d2, या यूं भी लिख सकते हो D2sp3। ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। ये लिखा था टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और साथ में यदि इसकी ज्योमेट्री बताना पड़े तो इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। डियर स्टूडेंट, इट्स ज्योमेट्री इज कंसिडर्ड टू बी एज ऑक्टाहेड्रल। ये इसकी ज्योमेट्री हो गई किसकी? NiCl6 पावर -2। अब हमें क्या निकालना है? इसका मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, और देखना पड़ेगा इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कंपाउंड बनने के बाद, सारे पेयर्ड है या अनपेयर्ड। तो इसका आंसर जान चुके हैं। अब आंसर जरा देखिए, सेक्शन इसका जो पार्ट बी है, बी पार्ट का, बी पार्ट के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम ये करेंगे डियर स्टूडेंट, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, ऑक्सीडेशन स्टेट NiCl6 -2 है, -2 चार्ज है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट Ni की x मान लीजिए, x Cl के -1 होती है, 6 है, -6 इज इक्वल टू -2, which is implies x is equal to +4। देख रहे हैं ना? अरे Ni और x Cl के -1 होती है, 6 है, तो -6 is equal to -2, तो x is equal to +4। Therefore इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +4। इट मींस इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में निकिल ने 6 इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन किया है। ओके, और अब जरा देखिए निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। निकिल की एटॉमिक नंबर ये आपको याद रखना पड़ेगा, 20। निकिल का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 28। द एटॉमिक नंबर ऑफ निकिल इज कंसिडर्ड टू बी द 28। और निकिल का एटॉमिक नंबर जब 28 है, हाँ, नि कक्का शक्ति बक्रम फेंको, निकुंजन 28, 29, 30, तो 28 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, 4s2। अब देखिए 2 2 4 6 10 12 18 20 और 28। डियर स्टूडेंट, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बैलेंस सेल। ये सिंपल स्टेट में बैलेंस सेल था, यानी जब ऑर्डिनरी स्टेट में इसमें कितने हैं, यस में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s2 और 3d8। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया है, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इतने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पर देखो इसमें कैसे बना सकते थे, ये बना सकते थे, यस में 2 है और बेटा लास्ट डी में 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 7 8। ये इलेक्ट्रॉन देखो हमने फिल किया, ये कंडीशन थी, और यस में 2 है, अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन है। ये था बेटा 3d10, 3d8 और 4s2। और जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा आफ्टर दी कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है उतने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। तो 2 तो किससे चले जाएंगे, यस से, 2 तो यस से चले जाएंगे, बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना। तो 4s इसका क्या हो गया, 0 हो गया। अब डी में से 2 डी से निकलेंगे, 1 2 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन बेटा किससे इससे निकलेंगे, डी से। तो डी से 2 इलेक्ट्रॉन कौन, ये लास्ट के 2 निकल जाएंगे। ये देखिए पहले तो 5 हो गया, 6 7 8, तो 7 और 8 निकल जाएंगे, तो इसमें पेयर बचेगा, बाकी सब में 1 1 हो जाएंगे। ये देखिए ये सिचुएशन हो गई, 4s 0 और 3d में कितना बचा, 2 2 4 और 2 6। ये था, ये कंडीशन कब है, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है निकेल, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद देखना बहुत ध्यान से, इसको 6 लोन पेयर मिल रहे हैं, Cl है ना, Cl देखो इसको 6 लोन पेयर प्रोवाइड करा रहा है। क्यों, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको मिलेंगे। वो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे एडजस्ट करेंगे, तो यहां लिखेंगे नाउ ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन, किसके थ्रू, थ्रू कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नाउ ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन के थ्रू जब बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अब कितने, 6 पेयर मिल रहे हैं हमारे पास, है क्या प्रोबेबिलिटी, बड़े ध्यान से देखना। ये यस हो गया, इसके आगे ये डी है, 1 2 3 4, 3 2 5, ये 4 यस है, ये 3 का डी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें Cl क्या है, एक वीक लिगेंड है, Cl एक वीक लिगेंड है। अतः ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, बड़े ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनको पेयर नहीं कर सकता, पीछे को शिफ्ट नहीं कर सकता। कैसे जाना, क्योंकि ये देखो है और ये 4 अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड बने रहेंगे। क्यों अनपेयर्ड रहेंगे, क्योंकि यहां पे लिगेंड कौन है, Cl, ये Cl लिगेंड है, ये स्टॉक लिगेंड नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखते हैं ये शुरुआत में ही है, इसकी स्प्लिटिंग पावर पुअर होती है। अतः ये क्या करेगा, इन अनपेयर्ड को पीछे की तरफ शिफ्ट करके पेयर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो फिर हम इलेक्ट्रॉन फिल कहां पे करेंगे, कहां से प्रोबेबिलिटी आएगी, बताइए भाई, प्रोबेबिलिटी हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जानने के लिए समझना बच्चों, अब हम आगे देखेंगे ना, इसके 6 पेयर है, एक पेयर यहां आ जाएगा, ठीक है ना, तो एक पेयर यहां आ गया। अब हमें 6 पेयर मिल रहे हैं, 6 कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, एक पेयर ये है। अब बचे 5, तो 4s 3d, 3d के बाद क्या आता है, 4 का p,
डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयास करना। हाइब्रिडाइजेशन में पहले लिख चुका हूं, sp3d2। ओके, तो ये देखिए अब p में आया, ये कौन सा सबको जानते हैं 4s, और 3 के बाद क्या आता है 4 का p आएगा, आया 4 का p, एक पेयर यहां आ जाएगा और 3 पेयर ये किसने दिया, Cl ने दिया, नीचे लिख दीजिए। कोऑर्डिनेशन में थोड़ा मिल रहा है तो नीचे लिख देना चाहिए, ठीक है। और देखिए 3 पेयर इसमें आ जाएंगे, ये दे कौन रहा है कोऑर्डिनेशन, Cl दे रहा है, नीचे Cl लिख दीजिए, Cl लिख दीजिए, Cl दे रहा है। यहां कितने आ गए 6 हो गए, इसके पास कितने रहेंगे 2 2 4 और 2 6, इसके पास 2 हो गए। लेकिन हमारे पेयर कितने थे, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 थे, कितने फिल कर लिया आपने 3 और एक 4, अभी 2 बचे, और वो 2 किस में आ जाएंगे, इसके आगे एक और होता है क्या 4s 3d 4p, और इसके बाद क्या आ जाएगा 4p के बाद। आप देखिए समझने का प्रयास करो बेटा, 4s 4s2 3d10 4p6। अब हमें आगे बढ़ेंगे, आगे भी तो मूव करना है, क्यों कैसे आगे चलें भाई, आपने इसमें भर दिया, देखिए 4 का यस, आप कंफ्यूज ना हो, आप ये कहेंगे सर ये कैसे संभव है, ये कैसे करें कि यहां पूरे नहीं हो रहे हैं, हम इनको फिल किस में करें। यहां देखिए ये क्यों नहीं पेयर्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि Cl एक क्या है वीक लिगेंड है, पीछे को ये शिफ्ट नहीं कर पाएगा कि ये यहां आ जाता तो ये नहीं हो पाएगा, ऐसे रहेगा, तो फिर आगे को मूव कर देंगे, आगे भरेंगे जा करके, तो 4 यस हुआ और पी के 3 आ गए। ओके, अब इसके डी में नहीं है तो आउटर मोस्ट डी सब सेल में पहुंचेंगे, तो 5 यस, ये क्या 4 यस, 3 का डी 4 का 6, अब ये क्या आ जाएगा आगे डी आ जाएगा, नेक्स्ट डी में भरिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये बेटा इनमें पूरा नहीं हो रहा है, आपको मैंने पढ़ाया था इनर स्पिन कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज, आउटर स्पिन कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज, n-1d में आता है तो इनर स्पिन है, और nd में आता है तो आउटर स्पिन है। और इसके बाद देखिए 4 का d आ जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गए। अब ये 4 का d में पहुंच रहा है, इसके d में नहीं, n पेयर्ड थे वैसे रहेंगे, और इसमें कितने पेयर 2 पेयर बेटा आगे आ गए हैं, एक पेयर यहां पर, एक पेयर यहां, किसने दिया Cl ने। तो गिनिए कितने कोऑर्डिनेशन के थ्रू आ गए 1 2 3 4 5 6 पेयर आ गए। तभी तो इसका हाइब्रिडाइजेशन था, जहां जहां पे Cl लिखा है S का 1 ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल और D के 2 ऑर्बिटल, तभी तो इसका हाइब्रिडाइजेशन था। D2 sp3 या लिख सकते हो S का 1 ऑर्बिटल, P के कितने यूज किया आपने कोऑर्डिनेशन में 3 ऑर्बिटल और D के 2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था sp3d2। ओके, और इसमें इस समय देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 1 2 3 4। अल्टीमेटली ये क्या होगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इट मस्ट बी पैरामैग्नेटिक, क्यों 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। स्मॉल n की वैल्यू कितनी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को स्मॉल n से लिखते हैं 4 है, और जब ये बेटा मालूम हो जाएगा, क्लियर यहां तक हुआ ना, और जब ये मालूम होगा तब हमें निकालना, इसका क्या सेकंड में पूछ रहा था मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो देख चुके हो, यहां मैं लिख रहा हूं स्मॉल n मालूम हो गया, तो सिंस मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट आता है √n n+2, ये फार्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, √n n+2। ओके, क्लियर एवरीबॉडी नो क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला, स्मॉल n क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मालूम हो जाएंगे तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे √n n+2, और n यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू यहां पर रख करके क्या निकालेंगे इसका √n n+2।
और स्मॉल n मालूम है हमारा कितना 4। नाउ यू कैन अप्लाई द वैल्यू एंड फाइंड आउट द आंसर। तो ये देखो बी पार्ट का आंसर बी का हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, इसके लिए पहले उसका हम ओवरलैपिंग कराते हैं और ये देखते हैं कि Cl जो लिगेंड्स है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया, ठीक है। और यहां के क्यों नहीं पीछे को शिफ्ट हुए, क्योंकि जो इसमें Cl है लिगेंड है वो डियर स्टूडेंट वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड होने के कारण ही वो अनपेयर्ड को पेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। क्लियर। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। एवरीथिंग इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। और अब देखिए इसका सी पार्ट का आंसर, आंसर अबाउट सी पार्ट। सी पार्ट में आपने देखा था अभी, सी पार्ट का आंसर फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इनर, इनर स्पिन है या आउटर स्पिन। डियर स्टूडेंट अभी मैंने आपको डिस्कस किया, याद करिए किसका लिया था। सिंस इन हाइब्रिडाइजेशन वी हैव यूज्ड ND orbitals for the overlapping. हाइब्रिडाइजेशन में क्या यूज किया आपने, इन हाइब्रिडाइजेशन वी हैव यूज्ड ND ऑर्बिटल फॉर द ओवरलैपिंग। ND ऑर्बिटल्स यूज किया, ND ऑर्बिटल पर्याप्त है, क्यों लंबा इतना करें। ND ऑर्बिटल यूज किया, ND ऑर्बिटल फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ND ऑर्बिटल है और ND ऑर्बिटल का यूज करने के कारण भाई N क्या है यहां पर यूज किया, सिंस N है आउटर मोस्ट सेल, यानी यहां पे आउटर मोस्ट सेल है और आउटर मोस्ट है। यदि N-1 डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता तो इनर स्पिन कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज होती। और यहां पे क्या यूज किया है, याद करिए 4s अभी मैंने आपको बताया है 4s था और 4 का ही डी यूज किया, 3 का डी यूज नहीं किया, आउटर मोस्ट सेल का डी यूज किया है। देयरफॉर ये जो कंपाउंड आपके सामने है ना, ये कैसा होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देयरफॉर इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। सिंस इट इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज एंड कंप्लीमेंट्स ऑफ VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो पहले उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से आप उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेस कर लोगे और उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लीजिए, इससे हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पता चल जाता है। और फिर जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो N-1D में है तो इनर स्पिन होगा, लेकिन इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचे थे, ND में। दैट्स व्हाई इट इज आउटर स्पिन कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपने सफलतापूर्वक सॉल्व कर लिया। प्रसन्नता आपके कदम चूम रही है, लेकिन इससे प्राउड ना कर लीजिए, आगे बढ़िए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको रिएक्शन के लिए हमें एक क्वेश्चन लिखना है और देखें क्या, ब्यूटेन टू ऑल इज ट्रीटेड विद अल्कलाइन KMnO4 solution. Isobutylene is treated with HBr. Phenol is treated with acidified K2Cr2O7. मैंने ये पढ़ा, मैंने मीन्स यू, इफ आई एम रीडिंग, फिजिकली आवाज मेरी सुनाई दे रही है, लेकिन इसमें फीलिंग आपकी है, आप एग्जाम में पढ़ रहे हैं और पढ़ते ही पता चला ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़े ध्यान से देखा तो आपको नजर आया अल्कोहल फिनॉल ईथर। इस चैप्टर में मेनली हमें देखना है अल्कोहल फिनॉल ईथर। और जब अल्कोहल फिनॉल ईथर का पता चल गया तो इसका सॉल्यूशन आपसे भी फैमिलियर हो गया। सॉल्यूशन खुद चिल्लाने लगा, मुझे ले चलिए इसके पास, इसका आंसर निकालते हैं।
इसका देखिए पहला पार्ट, पहले पार्ट को देखिए, ब्यूटेन टू ऑल इज ट्रीटेड विथ अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। ब्यूटेन टू ऑल, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट 1, डियर स्टूडेंट ये है 1 2 3 4। भाई उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से अल्कोहल नजदीक पड़े। ये आ गया ब्यूटेन टू ऑल, और इसका ऑक्सीडेशन किससे कराते हैं? एल्कलाइन KMnO4, ऑक्सीडेशन हो गया। और हियर वी हैव टू यूज एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब होता है बेसिक KMnO4। ये OH और KMnO4 लेते हैं, ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और डियर स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखें, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो तुरंत याद आया प्राइमरी अल्कोहल का होता है ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी का होता है टर्सरी का। प्राइमरी का ऑक्सीडेशन करा दें तो एल्डिहाइड बनता है, और सेकेंडरी अल्कोहल का करा दें तो कीटोन बनता है। टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होता है, होता जरूर है लेकिन इफर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले गेस किया ये सेकेंडरी अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर OH जुड़ा है उसकी डिग्री 2 है। कैसे निकालते हैं? 3 माइनस जितने हाइड्रोजन हो, तो सेकेंडरी अल्कोहल है। और जब सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन बनेगा। ओके, CH3 CH2, और यहां कीटो हो गया जहां पे अल्कोहल दिख रहा था, आगे CH3 प्लस H2। ये था आपका ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। एंड डियर स्टूडेंट दिस वन इज ब्यूटेन टू ओन। Clear? This is the answer of first part of this question। और अब पहुंचते हैं for the answer second part। आइसोब्यूटाइलीन एल्कीन है, लेकिन आइसो एल्कीन, आइसो यानी एक कार्बन 3 डिग्री होना चाहिए, तो ठीक है ये। और किससे कराते हैं? HBr के साथ, CH3 C, यहां एक कर लीजिए CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है आइसोब्यूटाइलीन। क्यों? क्योंकि एक कार्बन इसका क्या है, देखिए एक कार्बन, ध्यान से देखिए ये कार्बन आइसोब्यूटाइलीन, देख रहे हैं ना भाई, ये नॉर्मल आइसो और नियो, ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक पाई बॉन्ड हटा दें तो ये कार्बन देखिए इन 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, ये आइसोब्यूटाइलीन है। आइसो एल्काइन होता है आइसो 3 डिग्री को लेकर, यानी एक कार्बन पे 2 एल्काइल अटैच है। ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को देख लीजिए, ये फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड होता है ना, और ये कार्बन है आइसो क्योंकि 2 एल्काइल से डायरेक्ट अटैच है। इसको बोलते हैं 1 2 3 4 आइसोब्यूटाइलीन। और बेटा इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं? HBr से कंडक्ट करा देंगे। यहां पे मार्कोनिकॉफ लॉ, मार्कोनिकॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। समझो बेटे, मार्कोनिकॉफ लॉ यू नो, व्हेन एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in alkene या alkyne react with halogen acid, then the negative part of halogen acid attach with that carbon which has less number of hydrogen atom। means जब किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हेलोजन एसिड से कराते हैं तो हेलोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सबसे कम हो। किसमें? पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो निगेटिव यहां पे जुड़ेगा और EH यहां से जुड़ेगा, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3। और यहां पर चूंकि एक CH3 तो लगा है, नीचे Br आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और ये CH2 था, ये H इसके साथ आ जाएगा, बेटा बन गया CH3। दिस इज द प्रोडक्ट 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये IUPAC नेम। तो इसका करेंट प्रोडक्ट ये, और इसका C पार्ट देखिए, आंसर तो थर्ड पार्ट का भी आना चाहिए ना। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? फिनॉल इज ट्रीटेड विद एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन कराते हैं। किसका? फिनॉल का। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन,
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये समझिए बेटा, दिस इज द फिनॉल, है ना, फिनॉल OH जुड़ा है बेंजीन रिंग से और इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। और डियर स्टूडेंट, यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रुप में हम सिलेक्ट किसे कर रहे हैं? एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। देन व्हाट इज द करंट प्रोडक्ट? बेटा इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और पैरा बेंजोक्विनोन बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा। समझने का प्रयास करिए, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दिस इज द मेन प्रोडक्ट। क्लियर? वाटर इससे निकल जाएगा और ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया। देखिए 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3, एक H4, 1 2 3 4, और इसका नाम पैरा बेंजोक्विनोन। ओके, तो ये तीनों पार्ट के देखिए आंसर आपके सामने दिए हैं। अल्कोहल, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मार्कोनी का आपला यूज किया, और ये आपका हो गया फिनॉल का ऑक्सीडेशन। उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट ये भी आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया। बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। ये भी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव गया, अब कॉन्फिडेंस लेवल आपका और बढ़ चुका है। क्लियर? ये आप सोचिए ना पेपर में बैठे हुए। और इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को 28 को पढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला पार्ट है एक्सप्लेन व्हाई आर एक्वाटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर। क्या कारण है कि जितने एक्वाटिक एनिमल हैं, यानी पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, वो विंटर सीजन में अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कंपैरिजन टू समर। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? जैसे फिश है, वाटर तालाब में है, फिश है, वो गर्मी में बहुत नॉन कंफर्टेबल फील करते हैं और सर्दी में मोस्ट कंफर्टेबल। ये मत कह देना कि नहीं गर्मी में उनको गर्मी ज्यादा लगती है, ऐसा नहीं बेटा। यहां पर एप्लीकेशन क्या है? हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है। और आप जानते हैं किसी भी लिक्विड में किसी गैस की सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में घटेगी और टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये किससे पढ़ा हमने? राउल्ट्स लॉ। बेटा इन विंटर सीजन क्योंकि टेम्परेचर लो होता है तो वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन जब वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होगी तो एक्वाटिक एनिमल को रेस्पिरेशन के लिए बहुत आसानी हो जाती है। बट इन समर सीजन सिंस द टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज, और डियर स्टूडेंट जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की वाटर में डिक्रीज कर जाएगी, और जब ऑक्सीजन में की लेवल, ऑक्सीजन लेवल वाटर में कम हो जाएगा तो एक्वाटिक एनिमल को उस ऑक्सीजन को गेन करने में जब क्वांटिटी कम है तो नॉन कंफर्टेबल तो फील करेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ? हमें लिखने की जरूरत नहीं है। आप आंसर क्या करेंगे? आंसर में आप लिखेंगे सिंस इन, आंसर में लिखेंगे सिंस इन, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना। सिंस इन विंटर सीजन मीन्स लो टेम्परेचर, the solubility of oxygen in water used to increase, that's why animals feel comfortable. But in case of hot season, summer season, temperature used to increase, so solubility of oxygen used to decrease, that's why aquatic animal used to feel problems, right?